नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मातृभूमि एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ईओ आरओ की जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसमें आगे वाली क्लास में हमने धारा 40 तक देखे थे और जो धारा 40 तक हमने पढ़ी थी वो सारी की सारे टॉपिक जो था वो था नगर पालिकाओं का गठन और शासन, उससे संबंधित धारा 40 तक हमने पढ़ लिया था। आज धारा 41 से देखते हैं। तो देखो धारा 41 में भी वैसे जैसे मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बता दिया, फिर भी इसमें हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि भाई धारा 41 क्या कह रही है। तो धारा जो 41 है उसमें कहा गया है कि धारा 39 के अधीन हटाए गए सदस्यों की निर्योग्यता के बारे में कहा गया है कि धारा 39 के अधीन अगर किसी सदस्य को हटा दिया जाए तो फिर उसकी निर्योग्यता जो है उसके आधार पर उसको पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र कब तक नहीं माना जाएगा। तो यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 6 वर्ष की अवधि तक पुनर्निर्वाचन का वह पात्र नहीं होगा। यानी धारा 39 के अधीन अगर किसी को हटाया गया है, उसकी निर्योग्यता है, तो 6 साल तक वो वापस इलेक्शन नहीं लड़ सकता। चलिए साथियों इसके आगे देखते हैं। तो साथियों देखो धारा नंबर 42 में यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति संसद, विधानसभा, पंचायती राज या नगर पालिका की सदस्यता एक साथ धारण नहीं कर सकता। तो सीधी सी बात है, किसी व्यक्ति को संसद, विधानसभा, पंचायती राज या फिर जो नगर पालिका है उसकी सदस्यता एक साथ नहीं मिल सकती। अगर कोई व्यक्ति पहले से एमएलए है, एमपी है, या फिर मान लो कि भाई वो जैसे किसी भी पंचायती राज या फिर नगर पालिका का चुनाव लड़ता है, तो 14 दिन से पहले क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी सारी की सारी जो आगे वाली सदस्यता थी उसको त्यागना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी नगर पालिका की सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, वह नगर पालिका का सदस्य नहीं रहेगा। लेकिन ये तो बात फैक्ट है साथियों। अगर कोई व्यक्ति एमएलए है, ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति नगर पालिका का सदस्य है और वो एमएलए का चुनाव जीत गया है, या फिर कोई एमएलए है उसने नगर पालिका का चुनाव लड़ लिया है, तो सीधी सी बात है व्यक्ति एमएलए ही बनना प्रेफर करेगा। तो यहाँ पर स्पष्ट बात है कि भाई ये सारी की सारी है, संसद हुआ, विधानसभा हुआ, पंचायती राज हुआ, इनकी सदस्यता एक साथ कोई धारण नहीं कर सकता। अगर 2 या 2 से अधिक कोई संसद हो या विधानसभा हो या नगर पालिका हो, इनमें उसने चुनाव लड़ लिए और वो जीत गया है, तो उसको जिसमें रहना है उसके लिए उसको क्या है, वहां पर स्पष्ट बताना पड़ेगा कि भैया मैं यहाँ पर इसकी सदस्यता ज्वाइन कर रहा हूँ और इस दूसरी जो भी है उसकी सदस्यता क्या है, मैं नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो 14 दिन से पूर्व 14 दिन के पहले ये सारी की सारी उसको कंडीशन करनी पड़ती है और 14 दिन के बाद वो उसका सदस्य नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट साथियों देखिए धारा नंबर 43 क्या कह रही है। धारा नंबर 43 में कहा गया है कि प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। ये तो बात फैक्ट है कि जो नगर पालिका होगी उसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। अब देखना धारा नंबर 43 की उपधारा 1 क्या कह रही है कि नगर निगम होगा उसमें महापौर होगा, नगर परिषद है उसमें सभापति होगा, नगर पालिका है उसमें क्या होगा, अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो हम ये समझते हैं और इसको जानते हैं कि नगर निगम होता है वहां पर जो व्यक्ति जो मुख्य होता है उसको क्या कहते हैं, महापौर, और जो नगर परिषद है वहां पर जो मुख्य होता है उसको क्या कहते हैं, सभापति, और जो नगर पालिका का जो मुख्य होता है उसको क्या कहा जाता है, अध्यक्ष। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो नगर निगम में धारा नंबर 43(2) में यह बताया गया है कि नगर निगम में एक उपमहापौर होगा, इसी प्रकार नगर परिषद में एक उपसभापति होगा, इसी प्रकार नगर पालिका में एक क्या होगा, उपाध्यक्ष होगा। अब इसी धारा नंबर 43 की उपधारा 3 में यह बताया गया है कि जो भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो या फिर महापौर हो, उपमहापौर हो, सभापति हो, उपसभापति हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, इन सब में क्या है, SC, ST, OBC और महिला का जो आरक्षण है वो आरक्षण वो मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अध्यक्ष की है, उपाध्यक्ष की है सीटें हैं उनके लिए भी क्या है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट साथियों देखते हैं धारा नंबर 43 की ही। देखो वैसे तो धारा नंबर 43 में हमने इंपोर्टेंट धारा नंबर 43 की उपधारा 1, 2 और 3 के बारे में चर्चा की, लेकिन इसमें खूब सारी उपधाराएं हैं, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण उपधाराएं हैं, उन्हीं के बारे में हमको देखना है, उन्हीं को समझना है। कुछ उपधाराएं ऐसी है जो महत्वपूर्ण नहीं है तो उसको हम छोड़ते हुए चलेंगे। तो धारा नंबर 43 की 3 धाराओं के बारे में हमने देख लिया। अब इसकी जो उपधारा है 6 नंबर देखते हैं, उसकी उपधारा वो क्या कह रही है। धारा 43 की उपधारा 6 क्या कह रही है, ये कह रही है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष
1 माह की अवधि तक बिना मंजूरी के छुट्टी पर रहने पर पद से हटा हुआ माना जाएगा। यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अगर कोई अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है और वह 1 महीने से अधिक की अवधि तक बिना मंजूरी के वो क्या है, छुट्टी पर चला गया है, वो नगर पालिका नहीं आ रहा है, कार्य नहीं कर रहा है, 1 महीने तक उसका कोई अता पता नहीं है, 1 महीने से ज़्यादा टाइम बीत गया है, उसका कोई अता पता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, उसको पद से हटा हुआ माना जाएगा। तो साथियों ये तो था कि अगर वो बिना मंजूरी के जाए तो क्या वो मंजूरी से भी जा सकता है, और मंजूरी से जाए तब कितना मतलब लंबी छुट्टी पे जा सकता है। तो धारा नंबर 43 की उपधारा 7 में ये कहा गया है कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है वो 6 माह से ज्यादा के लिए मंजूरी से, अब देखो यहां पर ये बिना लिख दिया है, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, मंजूरी के अवकाश पर रहे तो, यानी 6 महीने से ज्यादा, यानी मंजूरी से वो अवकाश लेके गया है, लेकिन जो मंजूरी से अवकाश है वो 6 महीने का मिलता है, लेकिन 6 महीने से अगर ज्यादा वो अवकाश पे रह रहा है लेकिन वो मंजूरी से गया था, ठीक है, तो भी क्या है, उसे पद से हटा हुआ माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 महीने से ज्यादा बिना मंजूरी के वो अवकाश पे नहीं रह सकता, और 6 महीने से ज्यादा वो क्या है, मंजूरी लेकर भी अवकाश पर नहीं रह सकता। अब उसने मंजूरी ले ली, 6 महीने से ज्यादा वो अवकाश पे रह गया, तो सीधी सी बात है उसमें यह माना जाएगा कि वो अपने कर्तव्य को करना नहीं चाहता है। जहां पर लोक सेवक है वो एक तरीके से क्या है, लोगों की सेवा करने के लिए है, और वो अपने कर्तव्य को सही ढंग से निभा नहीं पा रहा है, और कर्तव्य को सही ढंग से निभा भी नहीं सकता है, यह माना जाएगा। और इस प्रकार उसको क्या कहा जाएगा कि भाई आप पद से हटा दिए गए हो, या फिर उसको पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। तो ये धारा नंबर 43 की उपधारा 6 और धारा नंबर 43 की उपधारा 7 में बताया गया है। नेक्स्ट साथियों देखना, अब जब अध्यक्ष की अगर छुट्टी मंजूर कर दी जाए, मान लो कि भाई 6 महीने से कम के लिए, 1 महीने के लिए गया, 2 महीने के लिए गया, और उसकी छुट्टी क्या है, मंजूर कर दी गई है। जब छुट्टी मंजूर कर दी गई है तो उसका कार्य कौन करेगा, अब वो तो वहां पर नहीं है नगर पालिका में, तो फिर अध्यक्ष कौन होगा, जो उपाध्यक्ष होगा वो क्या होगा, कार्यकारी अध्यक्ष माना जाएगा, यानी वो अध्यक्ष का कार्य करेगा। और जब तक उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करेगा, वो सारे के सारे जो भी पावर, सारे कर्तव्य निर्वहन करेगा किसके, अध्यक्ष के, यानी सारे पावर इसको अध्यक्ष के मिलेंगे, और वह अध्यक्ष जो भी कार्य करता है वो सारे के सारे उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर कार्य करेगा। अगर मान लो कि उपाध्यक्ष भी नहीं है तो क्या होगा, अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो फिर क्या है, इन सदस्य गणों में से क्या होगा, किसी एक को अध्यक्ष के तौर पर चुना जाएगा, और वह अध्यक्ष के कर्तव्यों को क्या करेगा, निर्वहन करेगा। तो इस प्रकार हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा को समझा कि जो अध्यक्ष है वो नगर पालिका से अगर गायब रहता है, छुट्टी पर रहता है, या फिर कहीं चला गया है, तो कितने समय तक वो वहां पर नहीं रहे तो चलेगा। तो सीधी सी बात है, 1 महीने तक अगर वह बिना मंजूरी के 1 महीने से ज्यादा छुट्टी पर रह रहा है तो उसको हटाया जा सकता है। मंजूरी से छुट्टी पर गया है तो 6 महीने तक चलेगा, लेकिन 6 महीने से ज्यादा अगर वो मंजूरी पर छुट्टी पर चला गया है तो फिर क्या है, उसको पद से हटा हुआ माना जाएगा। अब अगर कोई छुट्टी लेकर गया है और वो निर्धारित 1 महीने 2 महीने के लिए गया है, तो उसकी जगह उपाध्यक्ष क्या करेगा, अध्यक्ष का कार्य करेगा। उपाध्यक्ष भी नहीं हो, अध्यक्ष भी नहीं हो, तो क्या होगा, सदस्यों में से किसी एक को क्या है, अध्यक्ष बनाया जाएगा, और वह अध्यक्ष के कार्य करेगा। नेक्स्ट साथियों देखते हैं, अब देखो इसी में है त्याग पत्र। अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष की सारी जो चर्चाएं है हम वो कर रहे हैं धारा नंबर 43 में। अब यहां पर महत्वपूर्ण है त्याग पत्र, कि भाई त्याग पत्र अगर कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष देगा तो उसकी क्या रीति रहेगी, किस तरीके से यह त्याग पत्र दिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि अगर जो उपाध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष अगर त्याग पत्र देना चाहे तो वो किसको देगा, अध्यक्ष को देगा। कंडीशन समझना आप, अगर उपाध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा, अध्यक्ष को देगा। लेकिन अगर अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो देखो अध्यक्ष किस तरीके से त्याग पत्र देगा, अध्यक्ष राज्य सरकार का जो प्राधिकारी है उसको क्या करेगा, अपना त्याग पत्र देगा। तो सीधी सी बात है, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा, राज्य सरकार के प्राधिकारी को, राज्य सरकार के एक अधिकारी को, जो कि एक RS लेवल का हो सकता है। अब उपाध्यक्ष किसको त्याग पत्र देता है, अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है।
ठीक है। और ये सब, ये जो भी अध्यक्ष हो उपाध्यक्ष हो त्याग पत्र देते हैं वो लिखित नोटिस देकर देते हैं। यानी पहले एक लिखित नोटिस देते हैं कि भाई मैं पद से हटना चाहता हूं, मैं इस कारणवश अपने पद से त्याग पत्र देता हूं, तो एक लिखित नोटिस दिया जाता है। अब इस लिखित नोटिस जो भी है वो क्या होता है, त्याग पत्र का होता है, और इस लिखित नोटिस के आधार पर वो क्या देते हैं, त्याग पत्र देते हैं। अब क्या होता है, जिसको भी इसने त्याग पत्र दिया है, भले अध्यक्ष ने दिया हो या उपाध्यक्ष ने दिया हो, तो जिसको त्याग पत्र, एक व्यक्ति त्याग पत्र देने वाला होता है, दूसरा त्याग पत्र लेने वाला होता है। तो त्याग पत्र लेने वाला क्या कर सकता है, त्याग पत्र लेने वाला त्याग पत्र को स्वीकार कर सकता है। एक तो सीधी कंडीशन ये है कि भाई आपने त्याग पत्र मुझे दिया और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो जैसे मैंने उसको एक्सेप्ट किया आप क्या है, उस पद से हटे हुए माने जाओगे। एक ये होगा कि भाई आपने मुझे त्याग पत्र दिया लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आपने लिखित नोटिस में मुझे क्या दिया था, त्याग पत्र, ठीक है। तो 1 महीने तक अगर मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा, तो 1 महीने तक स्वीकृत न करे तो क्या होगा, वो स्वतः ही मंजूर हो जाएगा और 1 महीने के बाद वो क्या है, व्यक्ति पद से हटा हुआ माना जाएगा। तो इस प्रकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा हमने यहाँ पर देखा त्याग पत्र से संबंधित, कि अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किस प्रकार से देता है, उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किस प्रकार से देता है। अध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र होगा राजस्थान सरकार के किसी प्राधिकारी को देगा, उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र है वो किसको देगा, अध्यक्ष को देगा। दोनों ही कंडीशन में लिखित नोटिस के द्वारा क्या दिया जाएगा, त्याग पत्र दिया जाएगा। और जिसको त्याग पत्र दिया जाता है, यानी जिसने त्याग पत्र लिया है, वो या तो त्याग पत्र स्वीकार कर सकता है या फिर त्याग पत्र स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन आपने लिखित नोटिस में दिया है, इसलिए अगर उसने त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया तो 1 महीने बाद वो ऑटोमेटिकली क्या है, स्वीकार हो जाएगा, स्वीकृत माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए साथियों, इन दोनों कंडीशन में से जो भी पहले हो वही इसमें समझी जाएगी। नेक्स्ट देखना, पालिका अध्यक्ष के जितने भी भत्ते और सुविधाएं हैं वो नगर पालिका की निधि से, यानी जो पालिका अध्यक्ष यानी चेयरमैन हुआ, महापौर हुआ, सभापति हुए, इन सभी के जितने भी खर्चे हुए, भत्ते हुए, सुविधाएं हुई, वो सारी की सारी कहां से, नगर पालिका की निधि से दी जाएगी। कहां से दी जाएगी, नगर पालिका की निधि से निर्वहन की जाएगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये एग्जाम में सीधा प्रश्न बन सकता है कि नगर पालिका के जो अध्यक्ष है उसके भत्ते और सुविधाएं किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो मतलब नगर पालिका की निधि से दिए जाते हैं, राज्य सरकार से दिए जाते हैं, आकस्मिक निधि से दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से या उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर आपको 4 ऑप्शन ऐसे बना के दिए जा सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, नगर पालिका की निधि से अध्यक्ष के भत्ते और सुविधाएं उसको प्राप्त होती है, ठीक है। जो भी डाटा है इसको आप वीडियो को पॉज करिएगा और नोट करिएगा। नेक्स्ट साथियों देखिए, इसके आगे इस धारा नंबर जो 43 चल रही है उसी में ये सारा डाटा हम एक्स्ट्रा देख रहे हैं। अब इसमें सारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बातें ही बताई गई है। तो देखिए अब नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अध्यक्ष पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, पुनर्निर्वाचन होगा। तो सीधी सी बात है, अध्यक्ष पद की आकस्मिक रीति होने पर री इलेक्शन होगा, पुनर्निर्वाचन होगा, और पुनर्निर्वाचन के द्वारा क्या किया जाएगा, इस अध्यक्ष पद को भरा जाएगा। अब अध्यक्ष पद को पुनर्निर्वाचन के द्वारा जब भरा जाएगा तो कितने महीने का समय हो सकता है, तो साथियों ध्यान देना, 6 महीने का समय। कितना, 6 महीने के समय तक अध्यक्ष के पद का री इलेक्शन करवाना पड़ेगा और अध्यक्ष को वापस 6 महीने के अंदर अंदर चुनना पड़ेगा। लेकिन कोई अपरिहार्य कारण हो जाए या फिर कुछ ऐसे रीजन हो जाए, ऐसे कारण हो जाए कि भाई 6 महीने में इलेक्शन नहीं करवा सके, तो क्या होगा, राज्य सरकार क्या कर सकती है, 3 महीने की अवधि बढ़ा सकती है री इलेक्शन के लिए। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि नगर पालिका का जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है, उसके लिए री इलेक्शन का समय कितना समय दिया हुआ, 6 महीने का। लेकिन अपरिहार्य कारणों से राज्य सरकार इसके री इलेक्शन की अवधि को कितना बढ़ा सकती है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। आपका आंसर क्या रहेगा, 3 महीने इसमें से आंसर रहेगा। तो साथियों मैं यहाँ पर जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारा का सारा इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है, भाषाओं को समझना है, क्वेश्चन क्या बन सकता है, साथ साथ में उसको आपको देखते हुए चलना है। नेक्स्ट साथियों इसमें देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी हुई है, नवनिर्वाचित या फिर पुनर्निर्वाचन से, मतलब री इलेक्शन हुआ है, नवनिर्वाचित मतलब री इलेक्शन से वापस इलेक्शन हो रहा है,
अध्यक्ष है वो किसी कारणवश उसकी डेथ हो गई, त्याग पत्र दे दिया, आकस्मिक रिक्ति हो गई, री इलेक्शन करवाए गए और री इलेक्शन से क्या है एक नया अध्यक्ष चुन के आया या फिर एक नया उपाध्यक्ष चुन के आया है, ठीक है, तो उनके जो नाम हैं उनको क्या है राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा, यानी जो राज्य सरकार का जो गजट है उसमें क्या है इसको प्रकाशित किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने डाटा देखा और वो डाटा क्या था, यहां से आप इसको समझोगे त्याग पत्र से कि भाई त्याग, देखो एक तो ऐच्छिक रूप से कोई अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो कैसे दे सकता है, ये पूरी कंडीशन मैंने आपको समझाई। दूसरा, अगर कोई ऐच्छिक रूप से नहीं दे रहा है, आकस्मिक रूप से अध्यक्ष है उसकी मृत्यु हो जा रही है या फिर उसको पद से हटा दिया गया है या फिर उसकी मतलब उसको मतलब कुछ भी कारणवश वो अब अध्यक्ष नहीं रहा है, तो क्या है री इलेक्शन कितने समय में होने वाला है 6 महीने। लेकिन कोई अपरिहार्य कारण हो जाए, ऐसे रीजन हो जाए जिस पर किसी का बस नहीं है, तो फिर क्या है अवधि कितने महीने बढ़ाई जा सकती है, 3 महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट साथियों देखते हैं धारा नंबर 44। तो धारा नंबर 43 में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात थी वो सारी की सारी हमने अब देख ली है। अब धारा नंबर 44 44 नंबर धारा क्या कह रही है उसको देखते हैं। धारा नंबर 44 में क्या कहा गया है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचन की विधि मान्यता, ठीक है, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष की जो निर्वाचन की जो विधि मान्यता है उसके बारे में बताया गया है कि जो अध्यक्ष है उपाध्यक्ष है, ठीक है, जो उनका जो इलेक्शन हुआ है उसके लिए क्या नियम कायदे है, क्या लॉ है। तो उसमें सबसे पहले 44(1) में, इसकी उपधारा 1 है, 44 जो धारा है उसकी उपधारा 1 में क्या कहा गया है कि जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होगा, जो उसका जो इलेक्शन हुआ है, जो उसका निर्वाचन हुआ है, ठीक है, अगर उसको आपको प्रश्नगत करना है कि भाई ये अध्यक्ष या जो उपाध्यक्ष है वो मतलब अध्यक्ष बनाए गए हैं या उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और आपको, ठीक है, लग रहा है कि भाई वो गलत तरीके से बने हैं, आपने क्या किया उनके खिलाफ एक निर्वाचन याचिका दायर की, यानी आप उनके निर्वाचन पर प्रश्न उठा रहे हो और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, निर्वाचन याचिका दाखिल करनी पड़ेगी। और आपको पता है कि निर्वाचन याचिका हमेशा किसके सामने दाखिल की जाएगी, निर्वाचन याचिका दाखिल की जाती है जिला न्यायाधीश के समक्ष। तो ये आपको पहले से ही बता दिया गया था कि भाई जो आगे वाली क्लासों में मैंने समझाया था कि किसी के भी निर्वाचन को आप निर्वाचन याचिका से ही प्रश्नगत कर सकते हैं। नगर पालिका में अगर किसी का निर्वाचन हुआ है तो उसके लिए आपको उस पर प्रश्न उठाना, उसको प्रश्नगत करना है, ठीक है, तो वो आप किसके माध्यम से करोगे, निर्वाचन याचिका के माध्यम से। और निर्वाचन याचिका कहां पर प्रस्तुत की जाती है, जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की जाती है और जिला न्यायाधीश क्या करता है, इस पे अपना आदेश देता है। अब इसी आदेश के खिलाफ आप हाईकोर्ट में भी जा सकते हो, अगर आपको आदेश सही नहीं लगा है तो आप हाईकोर्ट में जा सकते हो। तो आदेश से 30 दिन का टाइम बीच में मिलता है हाईकोर्ट में जाने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 44 सेकंड या फिर धारा नंबर 44 की उपधारा 2 में अगर हम देखें, ठीक है, तो उसमें क्या कहा गया है कि जो निर्वाचन याचिका किसके खिलाफ, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अगर आप कोई निर्वाचन याचिका दाखिल करते हो तो उसके लिए कितना 1000 रुपए आपको क्या है 1000 रुपए के निक्षेप के साथ जिला न्यायाधीश के समक्ष क्या है वो निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करनी पड़ेगी। यानी 1000 रुपए आपको क्या है फीस अदा करनी पड़ेगी निर्वाचन याचिका की, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डाटा देखा कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो निर्वाचन है उसको अगर आपको प्रश्नगत करना है, उस पर अगर आपको कोर्ट में जाना है तो कहाँ जा सकते हो, उस पर कोर्ट में जाना है तो जिला न्यायाधीश के समक्ष जाया जाता है। और किस माध्यम से, निर्वाचन याचिका एक दाखिल की जाती है। निर्वाचन याचिका जो दाखिल की जाती है उसके लिए कितने रुपए की फीस भरनी पड़ती है, 1000 रुपए का निक्षेप दाखिल करके आप निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, निर्वाचन याचिका का निक्षेप कितने रुपए के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है जिला न्यायाधीश के समक्ष, तो 1000 रुपए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट साथियों देखते हैं धारा नंबर 45 या धारा नंबर 45। धारा नंबर 45 में क्या कहा गया है, धारा नंबर 45 जो है वो मुख्य नगर पालिका कृत्य बता रहे हैं, यानी नगर पालिका के मुख्य कार्य क्या है। साथियों देखिएगा इसकी जो गाइड वगैरह है या फिर अपन कहे कि जो इसके नियम कायदों की पूरी जो बुक है, अगर आप उसमें देखोगे नगर पालिका अधिनियम की जो धाराओं की जो पूरी बुक है तो उसमें इसके मुख्य जो कृत्य है वो बहुत सारे बताए गए हैं। और वो कृत्य
आमतौर पर वही कृत्य है जो हम अपने आसपास में देखते हैं कि नगर पालिका का कृत्य होगा, गार्डन वगैरह है उनकी साफ सफाई, गार्डन का रख रखाव हुआ, सड़कों का रख रखाव हुआ, शहर में जो भी गंदगी है वो नहीं होने देगी, उसकी साफ सफाई की व्यवस्था मतलब नगर पालिका के अंडर में रहेगी। जो पट्टे जारी करना है, भवनों को एनओसी देना है वगैरह, ये सारे के सारे जितने भी काम होते हैं लगभग बहुत सारे कार्य बताए गए हैं उसमें, और वो सारे के सारे मुख्य नगर पालिका कृत्यों में आते हैं। अब इस मुख्य नगर पालिका कृत्यों में मैंने कुछ 4 इंपॉर्टेंट इसमें लाइनें या इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने रखी है, उसको आपको देखना है। बाकी आप इसके मुख्य नगर पालिका कृत्य, इसकी जो प्रॉपर गाइड होती है या फिर इसकी जो प्रॉपर बुक है नियम कायदों की, उसमें से देख सकते हो। तो देखिए मुख्य नगर पालिका कृत्यों में इसका जो पहला कृत्य है, ठीक है, इसकी जो पहली धारा है, उपधारा है, उसमें कृत्यों का विवरण दिया हुआ है कि भाई कौन कौन से कृत्य होंगे, वो सारे के सारा इसमें क्या दिया हुआ है, विवरण दिया हुआ है। दूसरी इसकी जो उपधारा है, इसमें बताया गया है कि नगर पालिका किन्हीं कर्तव्यों को नहीं करने, उनकी पालना स्थगित करने का विनिश्चय कर सकती है। तो नगर पालिका के कृत्य दिए हुए, अगर आप नगर पालिका अधिनियम 2009 की अगर जो इसकी बुक है, इसकी गाइड है, उसको देखोगे तो उसमें खूब सारे कृत्य दिए हुए हैं। वो मैं यहाँ पर नहीं आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जितने भी नगर पालिका से संबंधित, जो भी अपने शहरों से संबंधित साफ सफाई के हो या फिर सड़कों से संबंधित हो, भवनों के निर्माण से संबंधित हो, एनओसी से संबंधित हो, अग्निशमन से संबंधित हो, या फिर जो मतलब जो गरीब लोग हैं उनके रहने के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, वो लगभग सारी की सारी साफ सफाई वगैरह जितनी भी आप देख रहे हो वो सारे के सारे कृत्य क्या होते हैं, नगर पालिका के कृत्य होते हैं। लेकिन देखो नगर पालिकाओं के कृत्य तो होते हैं, लेकिन कुछ नगर पालिकाएं पैसों वाली होती है, वहां पर बहुत ज्यादा मतलब जो भी टैक्स वगैरह है या फिर जो भी चार्जेज वसूले जाते हैं उनके पास, या फिर बजट भी सरकार खूब सारा उनको देती है। कुछ नगर पालिकाएं नई नई बनी हुई होती है, तो नगर पालिकाओं में भी आप देखोगे आगे के नगर पालिका के जो ग्रेड होते हैं 1, 2, 3, ठीक है, तो अच्छी अगर नगर पालिका है तो उसके पास बजट होता है, मतलब थोड़ी सी नगर पालिका अच्छी नहीं है तो उसके पास बजट नहीं होता है, तो कुछ काम को वो जो उनके कार्य क्षेत्र में कर सकते हैं उनको वो करेंगे, और नगर पालिका चाहे तो ऐसे कुछ कामों को जिनको वो नहीं करना चाहती या जिनको करने के लिए उनके पास संसाधन नहीं है, ठीक है, तो उन कार्यों को नहीं करने का वो क्या कर सकती है, विनिश्चय कर सकती है। लेकिन पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि राज्य सरकार नगर पालिका को स्थगित किन्हीं भी कृत्यों को करने का निर्देश दे सकती है। नगर पालिका कुछ ऐसे काम जिनको नहीं कर रही है, उन्होंने सोचा है कि भाई ये काम हम नहीं कर सकते, हमारे पास संसाधनों की कमी है, हम नहीं कर सकते, लेकिन राज्य सरकार अगर उनको आदेश दे कि भाई ये काम भी आपको करना है तो फिर वो उनको करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में इसमें यह कहा गया है कि नगर पालिका कृत्यों के निर्वहन के लिए अवसंरचना योजना बनाना, ठीक है, अवसंरचना योजना बनाना, प्रबंधन रख रखाव करना, ठीक है, ये क्या है, ये सारा का सारा काम कौन कर सकती है, ये सारा का सारा काम नगर पालिका कर सकेगी। यानी नगर पालिका को अपने कार्यों को करना है, उसके निर्वहन के लिए वो प्लान बना सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्लान बना सकती है, ठीक है, योजना बना सकती है, ये क्या कर सकती है, उसके मैनेजमेंट रख रखाव के लिए, ठीक है, जो भी उसको प्लानिंग करनी है वो सारी की सारी कर सकती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो 45 नंबर जो धारा है वो किसको बता रही है, नगर पालिका के मुख्य कृत्यों को बता रही है। आप इसमें डायरेक्ट यही याद रख सकते हो सबसे पहले कि धारा नंबर 45 किससे संबंधित है, धारा नंबर 45 मुख्य नगर पालिका कृत्यों से संबंधित है। इसके आगे हम पढ़ेंगे, देखो जैसे धारा नंबर 46 नगर पालिका के अन्य कृत्य कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां तक हमने देखा धारा नंबर 45 मुख्य नगर पालिका के कृत्यों तक। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।